Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss deflection and cracking. Basically it is a part of serviceability for limit state method. So this is lecture 3 part 5. Before beginning, वही मेरा introduction, Piyush Sharma here for the competitive exam guidance. Let's begin our lecture. प्रोसेसिंग हो रही है एंड हियर वी गो। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, जैसे कि अब तक हम एलएसएम में देख चुके हैं, कोलैप्सिबिलिटी की बात कर चुके हैं। कैसे? सबसे पहले हमने बीम डिज़ाइन देखा, उसमें हमने बेंडिंग मूवमेंट की बात की, फिर हमने शेयर फोर्स से डिज़ाइन की बात की, फिर हमने बॉन्ड स्ट्रेसेस की बात की, फिर डेवलपमेंट लेंथ वगैरह सब चेक कर लिया। दैट वर टिल नाउ वी वर एक्चुअली डिज़ाइनिंग द आरसीसी फॉर कोलैप्स। अभी तक हमने सर्विसेबिलिटी की बात नहीं की थी, जबकि जब हमने स्टार्ट किया था एलएसएम को तो बताया था दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है सर्विसेबिलिटी। सो आज उसका वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो काम आएगा आगे भी, चाहे हम आगे स्लैब देखें, कॉलम देखें या फिर फुटिंग देखें, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस में काम आ जाता है वो। साथ साथ में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। कई बार कई जगहों पर बुक्स हों या किसी कोचिंग वाले की भी बात की जाए तो कई जगहों पे ऐसे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के नाम से अलग चैप्टर के फॉर्म में डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के लिए दिया होता है। कई जगहों पर ये पूरा सिस्टम स्लैब के अंदर डाला होता है, यानी कि स्लैब को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और फिर स्लैब को स्टार्ट किया जाता है। तो आपका जो भी सिस्टम है देख लेना, बट मेरे लिए ये अलग चैप्टर है बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अलग से ध्यान रखें, इसके ऊपर डायरेक्ट अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं आरसीसी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव स्पैन से। हम हर क्वेश्चन के अंदर बार बार इफेक्टिव स्पैन चीख रहे थे, चाहे बीम डिज़ाइन हो कुछ नहीं हो, इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर्स है। तो इफेक्टिव स्पैन का मतलब क्या है, क्लियर स्पैन क्या है, ये बार बार आपने वर्ड्स देखे बीच बीच में और मैं कहता रहा कि हाँ जब एक बार ढंग से आएगा तब बताऊंगा क्लियर स्पैन क्या है, इफेक्टिव स्पैन क्या है। अब वो टाइम आ चुका है। तो इफेक्टिव स्पैन क्या है? सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं या स्लैब हो। सिंपली सपोर्टेड मतलब सिंपली रखी हुई है इसके ऊपर, सपोर्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये जो एल नॉट है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन याद रखना, एल के या कोई भी हो एक्स वाई, उसके नीचे जीरो लगा दूँ तो समझ जाना कि हम क्लियर स्पैन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि सरफेस के इनर पार्ट से उसके इनर पार्ट तक है उसे कहते हैं क्लियर स्पैन। सो इफेक्टिव स्पैन क्या है? इफेक्टिव स्पैन हो गया यहाँ कहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट, अगर सपोर्ट की विड्थ डब्ल्यू है दोनों साइड तो इसके कहीं ना कहीं अंदर होना चाहिए, जिसी को हम अपनी लेंथ के कैलकुलेशन में लेते हैं और इसी को एल इफेक्टिव कहते आए हैं, यानी कि इफेक्टिव लेंथ कहते आए हैं बीम के लिए। तो वो क्या कोड ने क्या बोली? कोड ने बोला है क्लॉज नंबर 22.2 में कि ये क्या होगा, एल नॉट यानी कि क्लियर स्पैन प्लस डब्ल्यू बाई टू यानी कि ये वाला डब्ल्यू बाई टू और इसका आधा राइट साइड वाले का डब्ल्यू बाई टू, या तो ये या फिर एल बाई डी। डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। इनमें से जो भी छोटा होगा उसी को हम अपना इफेक्टिव स्पैन मानेंगे। ये बार बार हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना होता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। तो इफेक्टिव स्पैन इज एल नॉट प्लस डब्ल्यू कह सकता हूँ इन दोनों को जोड़ के, या एल नॉट प्लस टी, इनमें से जो भी लेस होगा। कंटिन्यूस बीम की बात करते हैं। अब कंटिन्यूस बीम में दो तरह के कंसेप्ट है। एक, इफ विड्थ इज लेस देन एल नॉट बाई 12 और व्हेन विड्थ इज ग्रेटर देन एल नॉट बाई 12। तो दोनों के केस में अलग अलग कंसेप्ट से देखना पड़ेगा। अगर विड्थ एल नॉट बाई 12 से कम है और एल नॉट क्या है, क्लियर स्पैन है, से कम है, तो हमारे कोड ने क्या बोला, एल नॉट प्लस डी जैसे ऊपर था और एल नॉट प्लस डब्ल्यू, इनमें से जो भी लेस हो। बिल्कुल, एल इफेक्टिव इज दिस थिंग। बट अगर तुम्हारा विड्थ बड़ा है एल नॉट बाई 12 से या फिर 600 mm से, कोड बोल रहा है, मैं नहीं, सो कोड बोल रहा है, तो विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी है वो लेस ले सकते हो। वो क्या है? तो कोड ने जो बोला उसको मैंने यहाँ पे एक बेटर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है। क्या? स्पैन हैज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, और बोथ एंड कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल
इसको देखोगे इस पोर्शन को, तो इसके लिए क्या है, बोथ एंड कंटिन्यूअस है। बट आप इस पोर्शन को देखोगे तो इसका क्या है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर कंटिन्यूअस, दिख रहा है ना। सो उस केस में आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होगी, दैट इज LOI, मतलब कि जो क्लियर स्पैन है उसी को हम इफेक्टिव लेंथ बना देंगे उस पर्टिकुलर स्पैन के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये LO1 हो गया इसकी इफेक्टिव, यहाँ पे इसके लिए LO2 हो गया। फॉर वन एंड फ्री एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, एक एंड फ्री है, यहाँ पे देखो, यहाँ पहले फिक्स था, एक एंड फ्री कर दिया और दूसरा एंड क्या है, कंटिन्यूअस जा रहा है, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, L0। L0 क्या है, क्लियर स्पैन है सर L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2, इनमें से वही वापस लेस वैल्यू लेनी है। W क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट। तीसरा है कैंटिलीवर। अभी हम वही काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ तक कंटिन्यूस बीम के L0/12 से कम और L0/12 से ज़्यादा वाला काम कर रहे थे, वो काम हो गया। अब हम आ रहे हैं कैंटिलीवर पार्ट में, यहाँ ख़त्म हो गया। तो कैंटिलीवर पार्ट में वन जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर एक एंड फिक्स है हमारा और दूसरी साइड सिर्फ कैंटिलीवर का इफेक्ट है, क्लियर स्पैन है, तो L0 प्लस D/2, L0 प्लस D/2। वहीं अगर ये कंटिन्यूअस हो, सिर्फ एक साइड कैंटिलीवर है बाकी दूसरी साइड क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा इफेक्टिव, L0 प्लस W। इज दिस क्लियर। सो ये जो चीज़ें हैं क्लॉज 22.2 में अच्छे से लिखी हुई हैं, मैंने सोचा मैं डायग्राम बना के करा दूं, तो आप डायग्राम बना के लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ये आपको रटनी ही है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपन कोफिशिएंट्स की। देखो ये जो है टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13, कोफिशिएंट्स एक बार बस देख लो, इसका यूज़ कहाँ होगा मैं स्लैब्स में बता दूंगा, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट सी इट और पॉज करके देख लो, याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। दैट्स इट। अब आगे आते हैं कंट्रोल डिफ्लेक्शन में। कंट्रोल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट है लिमिट्स का। हम अभी तक हमने सर्विसेबिलिटी की बात की, हमने इफेक्टिव स्पैन देख लिया। अब ये जो चैप्टर स्पेशल डेडिकेशन है किसके लिए, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के लिए। तो डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट बी एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब नेगेटिवली, या कहूँ इन नेगेटिव सेंस, उसके लिए एडवर्सली यूज़ करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट द अपीयरेंस और एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रक्चर और फिनिशेस और पार्टीशंस। मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हमारे आरसीसी का जो एफिशिएंसी है स्ट्रक्चर की उसको नहीं हैम्पर करना चाहिए, उसके अपीयरेंस को नहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए, और ना ही उसकी फिनिशेस को या पार्टीशन वॉल जो यूज़ की गई है उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिफ्लेक्शन की। द डिफ्लेक्शन शैल जनरली बी लिमिटेड टू दी फॉलोइंग। तो सबसे पहली बात ये आ गई कि डिफ्लेक्शन जो है बस उतना हो कि हमारा अपीयरेंस ख़राब ना हो, स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी ना जाए, एफिशिएंसी मतलब जो लोड कैरिंग एबिलिटी है जो पहले थी वो बनी रहे, साथ में फिनिशेस जो भी हमने पेंट लगाया है, पीओपी लगाया है, साथ सामान सजाने के लिए जो सामान लगाया है उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, और पार्टीशन वॉल जो है उस पर ज़्यादा लोड वोड नहीं पड़ना चाहिए, वो टूटनी वूटनी चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए, तो उतना ही डिफ्लेक्शन जो है अलाउड है। अच्छा तो मैथमेटिकली को वैल्यू दी होगी सर, मैंने कहा बिल्कुल भाई, देखो आ जाओ दिखाता हूँ। इसमें पार्ट ए है, अब इन्होंने क्या लिखा है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड। इसमें मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए ये कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि डिफ्लेक्शन किस किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, बस लोड के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो क्या है, लोड्स इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज, यानी कि ओवरऑल डिफ्लेक्शन है, इसके बाद और कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ले दे के बाद हो गई है दिस डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू लोड प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज, मतलब सब कुछ मिला के जो आना है वो, एंड मेजर्ड फ्रॉम द एज कास्ट लेवल ऑफ support of floors, roof and all horizontal members should not normally exceed span by 250, span by 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसमें नो पार्टीशन, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, सभी का इफेक्ट देख लिया। अब पार्टीशन हो, सर आपने पार्टीशन वॉल दे दी तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप है ना अकरिंग, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल, अगर आपने पार्टीशन वॉल दे दी या कोई भी पार्टीशन दे दिया चाहे वुड का हो किसी का भी हो, उसके बाद आपकी डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 350 या फिर 20 जो भी इनमें से लेस हो। आपने ये नोटिस कर लिया कि बहुत ही कम जगह पे मोर है, अपने कोड में हर जगह लेस ही चल रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट मेजोरिटी में लेस चलता है, तो यहाँ पे भी क्या है लेस, तो विच एवर इज लेस, या तो स्पैन बाय 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस उसको लेंगे, वो हमारा क्या होगा, दैट इज डिफ्लेक्शन, दिस इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को वैसे हम किससे यूज़ करते हैं, डेल्टा से, तो हमारा डेल्टा जो है वो स्पैन बाय 350 और 20 mm, और बिना पार्टीशन वॉल के इट इज स्पैन बाय 250। क्लियर है, और उसको याद कर लो, ये बड़ा काम आता है। चेकिंग डिफ्लेक्शन आर विद इन लिमिट और नॉट। ठीक है सर, बताइए कि कैसे पता लगे कि जो हमारा डिफ्लेक्शन रियल में है वो लिमिट में होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए एक कोड ने ये जो पॉइंट है क्लॉज का, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स may generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratios are not greater than the values obtained as below। ये जो स्पैन टू डेप्थ लिख रहा है ना, बेसिकली है इफेक्टिव डेप्थ। तो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ हम किसके लिए देख रहे हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए देख रहे हैं। इस बात को ढंग से नोट कर लो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, समझ गए। स्पैन टू डेप्थ बोल दे इसका मतलब ही नहीं ओवरऑल डेप्थ कर दो, नहीं, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड बना के अच्छे से दिखाया हुआ है आप लोगों को। दिस इज स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, द यूज ऑफ दिस रेशियो इज टू चेक द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिमिट्स को कैसे चेक करें, आप कहेंगे बाय द रेशियो ऑफ स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ, नॉट स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ। ओके सर, तो इसने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ए और बी। ए में क्या है, स्पैन टू डिफेक्टिव रेशियो ऑफ स्पैन अप टू 10 मीटर, यानी कि स्पैन की वैल्यू 10 मीटर से कम है, स्पैन की वैल्यू 10 मीटर से कम है और स्पैन की वैल्यू 10 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो कैंटिलीवर का याद करना है 7, सिंपली सपोर्टेड का 20, कंटिन्यूअस का 26। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया बता दिया। और इनको हम लोग जनरली आपको बुक्स के अंदर कई बार ए वैल्यू जैसा लिखा मिलेगा, बट यहाँ पे क्योंकि ये स्मॉल ए है क्लॉज का 26.3.1 का ए, मैं इसे कहता हूँ ए वैल्यूज। ठीक है, ए में आई जो वैल्यू यार ले देंगे। ठीक है, फॉर स्पैन अबव 10 मीटर, 10 मीटर के अबव हो तो क्या करना है, जो ए वैल्यूज आई है ना उसको 10 डिवाइडेड बाय स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये जो नई वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, इनको कह देते हैं ए डैश वैल्यू, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी क्या, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ। आ गई बात समझ में, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल्स टू ए वैल्यूज इंटू 10 बाय स्पैन। सर इसका एक एग्जाम्पल हो जाना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम of 16 meter span calculate minimum effective depth required as per deflection। स्पैन क्या है, ग्रेटर देन 10 है, हमें 16 मीटर स्पैन के लिए निकालना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल्स टू ए वैल्यू इंटू 10 बाय स्पैन। ए वैल्यू कितनी होती है वैसे सर ए वैल्यू होगी सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, हमने 20 रख दिया, 10 डिवाइडेड बाय 16, तो जो वैल्यू निकल के आई हम पता कर सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी। करेक्ट, स्पैन कितना है हमारा 16 मीटर, तो स्पैन जो था उसकी वैल्यू रख दी 16,000 mm में निकाल रहा हूँ मैं, डी इफेक्टिव डेप्थ जो है mm में, डिवाइडेड बाय 20, ये जो था ना 20 इंटू 10 बाई 16 यहाँ पहुँचा दिया, तो मेरे को इससे इफेक्टिव डेप्थ मिल गई। तो बेसिकली आप स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो ए वैल्यूज़ के साथ, ये पता करने के लिए कि आपकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी होनी चाहिए एज पर सर्विसेबिलिटी। हमने जो डी निकाली अभी तक वो किस लिए निकाली थी, एज पर कोलैप्सिबिलिटी,
अभी तक हमने फोर्स एम यू निकाले और वो सब निकाला, उनमें वो सब क्या था, कोलैप्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग था। और यहाँ जो डी निकाल रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सर्विसिएबिलिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो ये था कि 10 मीटर से बड़ा हो उन स्पैन्स के बारे में, एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन विच केस द डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। यानी कि जो कैंटिलीवर है ना वो 10 मीटर से बड़ा ना हो यार, ले दे के बात इतनी सी है। कैंटिलीवर के लिए आप 10 बाई स्पैन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए करोगे। कैंटिलीवर होगी तो उसको 10 मीटर से कम ही होना होगा और उसकी वैल्यू ए वैल्यू 7 होगी, यानी कि स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ 7 होगी। ठीक है सर, बढ़िया, आपने मतलब सही सही एक्सप्लेन कर दिया है, अपने को बढ़िया मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट सी। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट द वैल्यू इन ए, यानी कि ए वैल्यूज और बी जो अपन ने निकाली 10 मीटर से बड़ा, शैल बी मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर ऑब्टेन्ड एज पर फिगर 4। अरे खतरनाक। अब देखो फिगर 4 दिया है हमारे आईएस कोड ने, और उसके बाद ये भी बोला है कि एरिया और स्ट्रेस है ना उसके अंदर स्पैन बाय जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका जो ए वैल्यूज आपने निकाला ए के अंदर और बी के अंदर, ए किसके लिए था लेस देन 10 मीटर के लिए, बी किसके लिए था ग्रेटर देन 10 मीटर के लिए, उसको अभी फर्दर एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसे कहते हैं MF1। किसके लिए है ये, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए है भाई। ये भी लो, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फॉर टेंशन स्टील ओनली क्या करना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर फिगर 4 बोला आपने, हाँ लाओ दिखाओ अब फिगर 4 दिखाते हैं यार, ये लो टेंशन का बात की है, आ जाओ। फिगर 4 है IS 456। मज़ेदार चीज़ देखो इसमें क्या है, इन्होंने इसको FS इज इक्वल टू 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मतलब तुमने स्टील सपोज करो तुम्हें रिक्वायर्ड है 420 mm स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, तुमने बोला अच्छा सेफ्टी के लिए मैं 440 दे देता हूँ, से ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का वो लोगे रेशियो इंटू 0.585, वो बना FS। अब FS की वैल्यू क्या है, 120 है, 145 है, 190 है, 240 है, 290 है, और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड की हुई है, प्रोवाइडेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और जो भी करवा रहा है वहाँ से ये पॉइंट, जैसे सपोज करो FS 240 आया और 0.8 के लिए देख रहा हूँ तो ये पॉइंट यहाँ हिट हो गया, यहाँ हिट हुआ तो इसको यहाँ ले आओ, ये कितना हो गया, ये 1 रहा होगा, इसको 1.1 क्या देंगे, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना हो गया 1.1। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट को मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे 1.1 से। इसी के साथ डीप पोर्शन जो है वो कहता है डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, यानी कि टेंशन रीइंफोर्समेंट में भी मॉडिफिकेशन है और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में भी मॉडिफिकेशन है। द वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो बी फर्दर मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर ऑब्टेन्ड इन फिगर 5। इसने क्या बोला, टू बी फर्दर मॉडिफाइड, इसका मतलब क्या है, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज ए वैल्यू, जो आपने टेंशन के लिए क्या लिखा था MF1 लिखा था ना, उसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशन फैक्टर का और मल्टीप्लिकेशन कर दो MF2। आ गई बात समझ में, किसके लिए है ये, जब दोनों मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो वो हो गया फॉर कंप्रेशन स्टील, और टेंशन स्टील में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब दिखाओ फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 थोड़ा इजी है, उसमें सिर्फ परसेंटेज रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड देखना है और सीधे इस कर्व को जहाँ जिस पॉइंट पर वो हिट करेगा वो उसका मॉडिफिकेशन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि आपका 1% है तो ये रहा 1% के अकॉर्डिंग ये 1.2 से 1.3 के बीच में 1.25 कह सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू चेक दिस आउट। ओके, तो अभी हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, 2 देख लिया नॉर्मल बीम्स के लिए, अब हम आगे देखते हैं। तो मित्रों हमने अभी तक
मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 2 देख लिया। तो मित्रों अगर नॉर्मल बीम के बारे में मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल गया है तो क्या टी बीम और एल बीम पीछे रहेगी मित्रों? नहीं, टी बीम और एल बीम भी आएगी। यहाँ हमारे हम फ्लैंज्ड बीम है, हमारे लिए भी कोई ना कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर लाओ। चलो वो भी देख लेते हैं। For flanged beam, the values of A or B be modified as per figure 6 and the reinforcement percentage for use of figure 4 and 5 should be based on the area of section equals to effective width into depth of beam. फ्लैंज बीम के लिए अपन BF निकालते आए कि नहीं, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। अपना कोड बोलता है BF इंटू डी कर देना है भाई, ये गड़बड़ मत करना। और फिगर 6 क्या है, फिगर 6 दिखा देता हूँ, ये लो यार, टेंशन का बात की है, जा नीचे आ जा। तो रेशियो ऑफ विड्थ टू फ्लैंज विड्थ एंड जो भी हमारा फैक्टर है वो यहाँ आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर इफेक्टिव विड्थ। तो इस तरीके से आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर कंप्लीट होता है कि हाँ भाई हमारे को मॉडिफाई करना है तो कितना मॉडिफाई करना है। तो अब तक हमने डिफ्लेक्शन देखा। सबसे पहले तो हमने इफेक्टिव वो देखी, लेंथ कहूँ या विड्थ कहूँ, इफेक्टिव लेंथ कहता हूँ। फिर हमने देखा डिफ्लेक्शन, फिर हमने देखा डिफ्लेक्शन के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं, उनको हमें यूज़ करना होता है। अब हम बात करते हैं लेटरल स्टेबिलिटी। कोड ने लेटरली स्टेबल होने के लिए क्या क्या फॉर्मूले दिए हैं। अगेन अलग अलग कंडीशन बना सकता है कोड, कंटिन्यूस बीम का अलग, सिंपली सपोर्टेड का अलग, जैसे उसने पहले किया था, या हो सकता है किसी का सेम हो। तो यहाँ पे कैंटिलीवर का अलग है और कंटिन्यूस बीम और सिंपली सपोर्टेड का अलग है। तो वो क्या है वो देखो। लेटरल स्टेबिलिटी का क्लॉज जो इन्होंने दिया है दैट इज इन 23.3। और लेटरल स्टेबिलिटी के लिए ओके, a simply supported or continuous beam shall be so proportioned that the clear distance between the lateral restraints does not exceed 60B और 250B स्क्वायर। ये देखो, या सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी लिख लेना यार, लिखना भूल गया। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अननेसेसरी आप बोलोगे सर आधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ, लिख ही देता हूँ। आज थोड़ा ये हैंग हो रहा है, सॉरी। तो मित्रों अब देखो, हमारे पास सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए 60B या फिर 250B स्क्वायर बाई डी। अगेन आपको जब दो मिल जाए, कोड का मैक्सिमम क्या चल रहा है, लेस, तो लेसर वैल्यू उठानी है। कैंटिलीवर के लिए क्या चल रहा है, 225B और 100B स्क्वायर बाय डी, कौन सा, जो भी छोटा हो। तो ये फॉर्मूलेज हैं, आपको ये रटने हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते अपन, बस याद रखना है कैंटिलीवर कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस का कौन सा है। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, स्पेशली डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन ने क्या यूज़ करा। अपन ने इसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अपन पहले क्या कर रहे थे, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन और शुड नॉट बी लेस देन, वाला हिसाब कर रहे थे। यानी कि स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ की ए वैल्यूज़ निकाल रहे थे, ए वैल्यूज़ से कम होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए वैल्यूज़ हो सकती है। ए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है सर स्पैन बाय वो 250 नॉन पार्टीशन वार के लिए, और पार्टीशन लगा दूंगा तो स्पैन बाय 350 और 20 mm, जो भी इनमें से क्या है, लेस।
वही वाला जो चल रहा है काम है ना, उसमें डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ले दे के क्या बात समझ में आती है, वो आती है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अगर आपका कोई स्पैन है सपोज करो, और मैंने अगर इसका इफेक्टिव डेप्थ बढ़ा दी, तो आप ये तो समझ ही सकते हो इफेक्टिव डेप्थ बढ़ाऊंगा तो कंक्रीट बढ़ेगा, उसमें स्टील बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन क्या हुआ, थोड़ा कम होगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन लिंक इट, और याद ही कर लो कि आपका जो डिफ्लेक्शन है दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अच्छा, इसको समअप करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है, इसको मिसलिनियस पार्ट कहूँ इसको, क्योंकि अलग चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहिए, इसमें बहुत छोटा सा बेसिक है, इस पर कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और क्या है वो देख लेते हैं अपन लोग। तो डीप बीम्स, डीप बीम्स क्या है? डीप बीम्स का एक तो क्लॉज है 29 में, तो वही दिया हुआ है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डीप बीम कब कहेंगे एक बीम डीप बीम है या एक बीम नॉर्मल बीम है। कुछ नहीं, दो तरह की बीम होंगी अपने पास, एक तो डीप बीम्स और एक बाकी जैसे हम यूज़ करते आए हैं जो फ्लेक्जुरल वाली थी अपनी, है ना, उनको नॉन डीप कह लो या नॉर्मल बीम्स कह लो, एक ही बात है, या सिंपली बीम्स भी कहोगे तो भी चलेगा। तो कब बोलूँगा डीप बीम है और डीप बीम अलग क्यों है वो देखते हैं। A beam shall be deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than 2 for simply supported, and ratio of L effective by overall depth is less than 2.5 for continuous beams। तो उसको कहेंगे डीप। अब जो डीप बीम है इस मतलब ये तो मैथमेटिकल हो गया, मतलब फिजिकली भी समझा दिया जाए कि भाई डी बीम क्या है, तो उसको अ डी बीम कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ 29.2 एंड 29.3 शैल बी डीम टू सेटिस्फाई द प्रोविजन फॉर शेयर। अब ये 29.2 और 29.3 क्या है ये दिखाता हूँ। अब 29.2 में तुम देख रहे हो लीवर आर्म, आपने जो अपन ने जो लीवर आर्म पढ़ा था बीम डिज़ाइन में ड्यू टू फ्लेक्चुरल, वो वाला देखो अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही आ गया है, कुछ अलग सा ही दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन नहीं तो आप ये याद करना चाहो कर लो, वैसे इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल नहीं देखे, बस इतना ज़रूर देखा था कि वो इफेक्टिव लेंथ अपॉन ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू के ऊपर रिलेटेड, बट आप देख सकते हैं कि बदल गया। और 29.3 क्या है, वो कहता है रीइंफोर्समेंट। तो टेंसाइल reinforcement required to resist the positive bending moment in any span of D beam shall extend without curtailment between supports। एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डी बीम के अंदर कोई कर्टेलमेंट नहीं होती है, चुपचाप सीधा सीधा जो जितना भी आया है सारा के सारा एरिया ऑफ स्टील घुसा देते अपन। बी embedded beyond the face of each support so that at the face of support it shall have a development length not less than 0.8 LD where LD is development length। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। सी पार्ट बी प्लेस्ड विद इन अ जोन ऑफ डेप्थ इक्वल्स टू 0.25 D to -0.00 L adjacent to tension face of beam overall depth। सो मेन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कम से कम याद रखना चाहो डीप बीम में, ये कि सारे के सारे जो टेंशन रीइंफोर्समेंट होती है उनमें कर्टेलमेंट नहीं होती, सारे सारों को एम्बेड कर देते हैं सपोर्ट के अंदर, और डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम देनी है 0.8 LD के बराबर। ठीक है सर, ये कोड ने बोला है, तो कोड ने ऐसा क्यों बोला अब वो देखते हैं। कोड ने डी बीम के लिए ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि शेयर फोर्सेस इन डी बीम आर सिग्निफिकेंट एंड शेयर डिफॉर्मेशंस कांट बी नेग्लेक्टेड। जैसे कि हम डीम डिज़ाइन में अब तक क्या करते आ रहे थे, हम शेयर डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, उनके इफेक्ट को नहीं ले रहे थे इन द कैलकुलेशन ऑफ टेंशन स्टील। शेयर स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर स्टील में शेयर फोर्स का काम था, बट टेंशन स्टील डिज़ाइन करने में हम कुछ नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि लेंथ बाय विड्थ बहुत छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स बहुत डोमिनेट हो जाते हैं, तो उनको भी लेना पड़ेगा, उनका इफेक्ट हम हटा नहीं सकते। इस वजह से इस कोड ने ये वाली बातें बताई हैं कि आप कर्टेलमेंट मत करना मेन टेंशन स्टील में, और उसको कहाँ लेके जाना, अच्छे से एम्बेड करना है किसमें,
सपोर्ट में। साथ में और क्या बोला, स्ट्रेन, इसमें साथ में मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको क्वेश्चन पे में मिल जाएगा कि डीप बीम के अंदर स्ट्रेन इज नॉट लीनियर। आज तक तुमने कहीं पे भी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा, मैंने बल्कि ये बोला तुम प्री स्ट्रेस पढ़ोगे वहाँ पे भी स्ट्रेन लीनियर होता है। यहाँ तक कि तुम स्टील पढ़ोगे, प्लास्टिक स्टेज की बात करोगे तब भी लीनियर होता है। सिर्फ डीप बीम में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्ट्रेन जो है वो लीनियर नहीं होता है, यानी कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, वो वैलिड नहीं होता है। वो किस केस में, डीप बीम के केस में। अच्छा सर अब एक बात बताओ, इतनी बढ़िया बढ़िया आपने बातें कर दी, डीप बीम बनाते कहाँ पे हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, तो बनाते भी हैं या नहीं बनाते हैं ये तो बता दो। तो देखो डीप बीम जो है वो बनाई जाती हैं तुम्हारे बंकर्स में, क्योंकि बंकर्स को बहुत ज़बरदस्त लोड लेना है, शॉक लोड लेना है, और कॉर्नर्स पे से वो क्रैक हो गए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर सकता है और छोटा स्ट्रक्चर होगा। इसलिए डी बीम का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वह है बंकर्स, यानी कि बंकर्स के अंदर जो हम बीम बनाने वाले हैं दैट इज़ अ डीप बीम। तो यहाँ तक जितना सब कुछ इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर किया है। अब आगे और देखते हैं इन शॉर्ट इन सबको थोड़ा सा कैसे हमारे कोड ने डिफ्लेक्शन के नाम से और सर्विसिबिलिटी के नाम से इन सबको क्लब किया है, यानी कि एक साथ जोड़ा है। ये तो पहले इकट्ठे इन्होंने पहले 21 22 में बता दिया, फिर नीचे 42 में जाके बोलता है डिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, क्या बोलता है, इन ऑल नॉमिनल केसेस द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर विल नॉट be excess if the ratio of its span to its effective depth is not greater than approximate ratios in 23.2.1, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। और when deflections are calculated according to NXC they shall not exceed the permissible values given in 23.2। देखो इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताया तो NXC में क्या है। NXC के अंदर कुछ नहीं होता है यार, एक इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है फॉर क्रीप और श्रिंकेज अलग से दे रखा है, उसको भी तुम कैलकुलेट करना चाहो तो देख लेना NXC, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है, इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, उसको दिखाऊंगा तो भी याद नहीं होने वाला है। तो बस मेरे को मेंशन करना था आपको बताने के लिए, वो काम मैंने कर दिया। ऊपर से बात करते क्रैकिंग की, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्रैकिंग के बारे में क्या कहा है कोड ने। तो फ्लेक्सुरल मेंबर यानी कि वो जिनमें बेंडिंग मूवमेंट होता है, इन जनरल कंप्लायंस विद द स्पेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट गिवन इन 26.3.2 जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है, शुड बी सफिशिएंट टू कंट्रोल द फ्लेक्सुरल क्रैकिंग। हमारे को क्रैकिंग नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्रैकिंग भी आती है। इफ ग्रेटर स्पेसिंग आर रिक्वायर्ड the expected crack width should be checked by formula given in annex F। ठीक है, पहले फ्लेक्सुरल क्रैकिंग का देख लेते हैं 26.3.2 में क्या दिया, फिर अपन ये कंप्रेशन मेंबर की बात देख लेंगे। इन्होंने दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स, ओके, द फॉलोइंग शेल अप्लाई फॉर स्पेसिंग ऑफ बार्स। बार्स की स्पेसिंग यानी कि मेन बार जो होती हैं हमारी रीइंफोर्समेंट, उनके बीच की स्पेसिंग। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रीइंफोर्सिंग बार, यानी कि टेंशन स्टील की बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे ये जितने भी बार्स बनाते हैं ना अपन, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, the diameter of bar if diameters are equal, the diameters of bar if diameters are equal मतलब d या यहाँ कहूँ phi, एक चीज़। दूसरा इनमें से बड़ा चाहिए, इनमें इन तीनों में से मोर चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। द डायामीटर ऑफ लार्जर बार इफ डायामीटर आर अनइक्वल, बड़ा वाला लार्ज वाला ले लो डायामीटर, नहीं तो डायामीटर ऑफ बार उससे बड़ा स्पेसिंग होना चाहिए। और तीसरा 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का से साइज तुमने S लिया है,
प्लस उसमें 5 mm कर दो। इनमें से जो भी बड़ा होगा वो 2 बार्स के बीच की स्पेसिंग होगी, करेक्ट। और एक नोटिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, दिस डज नॉट प्रीक्लूड्स, मतलब पहले से इंक्लूड नहीं करता है, द यूज ऑफ larger size of aggregate beyond the congested reinforcement in the same member. The size of aggregate may be reduced around congested reinforcement to comply with this provision. congested reinforcement में इस तरीके से हम strongly अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ये 3 पॉइंट दिए हैं तो उनको थोड़ा सा देख के अप्लाई करना होता है, साइज वाला हटा देना है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm वाला जो कंडीशन है वो हटा सकते हैं, तो बस वहाँ बच जाएगा 5 या फिर 5 जो भी लार्जर है वो वाला डिस्टेंस ले लेंगे। फिर कुछ और भी इन्होंने एक पॉइंट दिए, ग्रेटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन द मिनिमम स्पेसिफाइड इन ए शुड बी प्रोवाइडेड वेर एवर पॉसिबल। हाउएवर व्हेन निडल वाइब्रेटर आर यूज्ड, बहुत सारे इन्होंने कर रखा है यार, are used, the horizontal distance between the bars of group may be reduced to 2/3 the nominal maximum size of course aggregate। 2/3 कर देना S का, provided that sufficient space is left between the group of bars enable the vibrator to be immersed। okay, when there are 2 or more rows the bar shall be vertical in line, मतलब अगर 2 रोज में अगर हम reinforcement दे ऐसे, समझ रहे हो, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके नीचे दे रहे हैं, तो द बार शैल बी वर्टिकल इन लाइन एंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार भी 15 mm। यानी कि कई बार बहुत सारी रीइंफोर्समेंट देनी पड़ जाती है तो वो एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखो इसके साथ ये वर्टिकल लाइन, और ये मिनिमम कितना है 15 mm में होना चाहिए। 2/3 the nominal size of aggregate or the size of maximum bars whichever is greater। तो आप देख सकते हैं। So this is how we are supposed to save our structure from cracking। तो ले दे के ये बताओ क्रैकिंग से बचाने के लिए हमारे कोड ने क्या बोला है। कोड ने बोला है बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको कंट्रोल करो। इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप सोच रहे थे क्रैकिंग से बचाने के लिए बोलेगा इसका डिफ्लेक्शन कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, नहीं, डिफ्लेक्शन से मतलब सॉरी क्रैकिंग से बचाने के लिए कोड ने क्या बोल दिया, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्रैकिंग फॉर सर्विसेबिलिटी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स। मेन बार्स डिसाइड करेंगे कि क्रैक होगा कि नहीं होगा। चलो ये तो बात हो गई फ्लेक्सुरल मेंबर्स के लिए। अब कंप्रेशन मेंबर का मतलब होता है कॉलम्स वाले मेंबर। तो इसके बारे में यहाँ पढ़ना चाहो पढ़ लो, यहाँ पॉज करके, बट आई थिंक जब मैं कॉलम पढ़ाऊँगा तो बता दूँ, यहाँ भी बता देता हूँ, 2-3 लाइन है, तब फिर अलग से इसको वापस निकालना पड़ेगा। क्रैक तो यही देख लो कंप्रेशन मेंबर के लिए, वहाँ हल्का सा बस याद दिला देंगे, हाँ देख लो। तो क्रैक ड्यू टू बेंडिंग इन अ कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू डिज़ाइन एक्चुअल लोड ग्रेटर देन 0.2 FCK एरिया ऑफ कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट, AC से डिनोट किया यहाँ पे, वेयर FCK इज करेक्टिव स्ट्रेंथ, AC इज द एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, नीड नॉट टू बी चेक्ड। A member subjected to lesser load than 0.2 FCK AC may be considered as flexural member for the purpose of crack control 43.1। सिंपल है, अगर लोड तुम्हारा इस पर्टिकुलर चीज से बड़ा है तो चेक मत करो भाई, और अगर लोड तुम्हारा कम है इससे, तो जो ये 43.1 है इसके अकॉर्डिंग ही काम कर लो। ओके, सो ये वो चीज़ें थी जो कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में डिस्कस की जानी चाहिए थी। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, एंड
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना चाहता हूँ। और जाते जाते अब ये जब एंड हो, उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। ऑल दो अब तक आपके कंसेप्ट डेवलप हो गए होंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि कैंटिलीवर बीम में अपन को रीइंफोर्समेंट कहाँ देनी है, ऊपर देनी है नीचे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने पढ़ा था कि सर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें नीचे टेंशन आएगा क्योंकि नीचे की तरफ बैंड करा, ऊपर आएगा कंप्रेशन। तो हम यहाँ रीइंफोर्समेंट कहाँ देते हैं, नीचे दे देते हैं। ये कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो कैंटिलीवर बीम है तो नीचे आएगा कंप्रेशन, ऊपर आया टेंशन, ऊपर के फेज में आया टेंशन, तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का दूंगा, अपर फेस में दूंगा। तो यहाँ मैं ब्लू कलर में देखो अपर फेस में दिखाई हुई है। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमाइंड कराना था। एंड दिस इज इट फ्रॉम द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शन। क्रैकिंग का स्पेशल याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन main reinforcement bars. So before leaving, I request you guys subscribe this channel, share it with your friends, और क्वेरी कोई भी हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो और स्प्रेड करो यार। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हुए हैं, बढ़ाओ इनको अच्छे से और बढ़ाओ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। जब तक नया लेक्चर आए तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।